हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका का मैप। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश और उसको एक आइलैंड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। आइलैंड मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और आइलैंड, ठीक है। तो ये श्रीलंका है और यहाँ पर जो इंडिया का तमिलनाडु स्टेट एग्जिस्ट करता है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच के वाले एरिया को हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी और यहाँ पर है पंबन आइलैंड जिसको रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर है श्रीलंका का मन्नार आइलैंड और दोनों के बीच में मतलब पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड के बीच में डोटेड वाला एरिया है जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस वाले रीजन में यहाँ देखिए ये है पाक स्टेट। पाक स्टेट जो है यहाँ पर पाक बे है और इस साइड है बे ऑफ बंगाल। मतलब पाक स्टेट बे ऑफ बंगाल और पाक बे को आपस में कनेक्ट करती है और इंडिया का तमिलनाडु और यहाँ पर श्रीलंका का जाफना इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। ये है श्रीलंका में जाफना पेनिनसुला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो श्रीलंका की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो श्रीलंका को ओल्ड टाइम में हिस्ट्री में मतलब सेइलोन के नाम से जाना जाता था। इसकी दो राजधानी है, श्री जयवर्धनपुरे इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो है वो इसकी जुडिशियल और फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में जो सिंगलीज है वो मेजॉरिटी में है और जो तमिल है वो है माइनॉरिटी में। इसीलिए जो तमिल को लेकर के काफ़ी कंसर्न चलता रहता है और इसी को लेकर के कि तमिल के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इमर्ज हुआ था और उसी को लेकर के काफ़ी लंबे समय तक सिविल वॉर चला था जिसमें इंडिया ने भी हेल्प की थी। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो विरोध हो रहा है उसको शांत करने के लिए और 2009 में जाकर के वो सिविल वॉर ख़त्म हो चुका था। ये श्रीलंका के बारे में हमने देखा। अब हम नेक्स्ट जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो एक सोशल इशू है। सोशल इशू क्या है कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 तक टारगेट फिक्स किया है कि ट्रांस फैट को फूड में जो ट्रांस फैट होता है उसको ख़त्म किया जा सके। मतलब इंडस्ट्रियली मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है उसको एलिमिनेट करने के लिए WHO ने टारगेट फिक्स किया है 2023 तक। अब इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने खुद का अपना टारगेट फिक्स किया था कि हम 2022 तक ही मतलब 2023 से एक साल पहले ही इंडिया ने टारगेट फिक्स कर लिया कि हम ट्रांस फैट को अपने यहाँ पर फूड्स में जो ट्रांस फैट है उसको ख़त्म कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो ट्रांस फैट जो वर्ड है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो ट्रांस फैट एसिड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स होते हैं। मतलब फैट का सबसे ज़्यादा खतरनाक जो रूप है वो ट्रांस फैटी एसिड होता है। हमारी बॉडी के ऊपर इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बहुत ही गलत हार्मफुल तरीके के इसके इफेक्ट हमारी बॉडी पर आते हैं। ये जो ट्रांस फैट होते हैं इनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरली नहीं मिलते, नेचुरली भी होते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको इस तरीके की स्टेटमेंट दे देंगे ट्रांस फैट को लेकर के कि ट्रांस फैट सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियली, तो ऐसा नहीं है। देखो जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं तो उनको ज़्यादा गौर से देखने की आवश्यकता होती है। तो एक्सट्रीम जब स्टेटमेंट आते हैं तो उनके बारे में आपको क्लियर विजन होना चाहिए, सिर्फ आप सोच करके उनको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो ओनली आर्टिफिशियली आए तो ये गलत है, ये नेचुरली भी पाए जाते हैं। ये बात हमने देखा। ट्रांस फैटी एसिड को अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनफर्टिलिटी, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, ये सारे रोग हो जाते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन जब किसके साथ में, ऑयल के साथ में रिएक्ट करता है तो जो हम प्योर घी और बटर जैसा प्रोडक्ट निकल करके आता है।
मतलब मार्केट में जो घी, वनस्पति घी जो मिलता है वो ज़्यादातर ट्रांस फैटी एसिड के ही क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। देखो, अब WHO ने गाइडलाइंस जारी की है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन कंट्रीज को स्पेशली WHO ने बोला है कि आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए स्पेशली अर्जेंटली वर्क करना पड़ेगा। मई 2018 की बात है, WHO ने ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड बाई 2023, मतलब 2018 में ही WHO ने अपना टारगेट बना दिया था कि 2023 तक हम ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट कर देंगे। मई 2019 की बात है जब WHO ने रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसके लिए ताकि उन कंट्रीज, वो जो कंट्रीज अपना रोड मैप बना सके कि किस तरीके से ट्रांस फैटी एसिड्स को फूड सप्लाई से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो, रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क, अगर प्रीलिम्स में ये वर्ड्स देकर पूछ ले कि किससे रिलेटेड है, ये न्यूज़ में क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि WHO का एक प्रोग्राम है और ट्रांस फैटी एसिड को रिमूव करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। अब ट्रांस फैट लेवल्स इन फूड्स की अगर हम बात करें कि फूड में कितना लेवल होता है, अभी वर्तमान में, पहले इंडिया ने टारगेट फिक्स किया था कि जो हमारे फूड्स हैं उसमें 5% तक ट्रांस फैटी एसिड्स हो सकता है, लेकिन अब इंडिया का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कैप फिक्स करती है ट्रांस फैटी एसिड की ऑयल्स और फैट्स में, मतलब फूड में कितना ट्रांस फैटी एसिड होना चाहिए। तो उन्होंने फिक्स किया है कि 2021 तक हम 5% से लेकर के आएंगे 3% तक, और 2022 तक हम लेकर के आएंगे 2% तक, और उसके बाद में मतलब ऐसे धीरे धीरे हम कम करेंगे और 2022 तक बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, मतलब बिल्कुल लो लेवल पर ले आएंगे इसको, ट्रांस फैटी एसिड्स को। तो ये ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है और WHO इनको ख़त्म करने के लिए क्या क्या टारगेट फिक्स कर रखे हैं। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ न्यूज़ हैं जिनको नेक्स्ट पेज जब हम डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले जो पेजेस में नेशनल न्यूज़ जिसमें हम डिस्कस करते हैं उनमें इन न्यूज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पर पोल का एग्जिट पोल जो आए हैं, मतलब कुछ स्टेट में जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए हैं वहाँ के एग्जिट पोल आए हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स ने अपने अपने हिसाब से कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है वो प्रेडिक्शन किया है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज, नॉट इनफ वैक्सीन टू इनोकुलेट दोज अबोव 18 ईयर्स। यहाँ पर दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर ने एक बात बोली है कि 1 मई से जो 18 टू 44 एज ग्रुप वालों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उसके लिए अभी एनफ वैक्सीन नहीं है, मतलब जितने लोगों का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं उतने लोगों को हम वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, 40 नेशंस ऑफर्ड हेल्प से श्रृंगला जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है, हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है कि 40 नेशंस ऐसे हैं जो मेडिकल और ऑक्सीजन रिलेटेड सपोर्ट इंडिया को देने के लिए तैयार है। इनमें बहुत सारे देश हैं जो बड़ी पावर्स भी हैं, इसके अलावा छोटे छोटे कंट्रीज, उन्होंने भी इंडिया की हेल्प करने की कोशिश की है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत जल्दी प्रोडक्शन होने लग गया था तो इंडिया ने एक तो ऑपरेशन मैत्री के तहत और भी जो इसका WHO का जो कोवैक्स इनिशिएटिव था उसके तहत भी बहुत सारे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन सेंटर। यूनियन होम मिनिस्टर ने एक बात बोली है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी हेल्थ और एजुकेशन का जो एरिया है उसमें नेसेसरी एक्शन हो सकेंगे। देखो, यूनियन होम मिनिस्टर ने जारी कर दिया है कि ये जो एक्ट है वो 27 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब क्यों जारी किया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछ लिया था कि अगर आपसे ऑक्सीजन सप्लाई या फिर कोविड-19 को दूर करने की जो समस्या है उसको आप ढंग से फेस नहीं कर पा रहे हो तो आप दे सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर को अपने हाथ में ले ले।
उसके बाद में ही होम मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जारी की, ये नया एक्ट लागू किया और उन्होंने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको तो एजुकेशन और हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम करना है। स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर तो काम करना ही है। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन, इन सब्जेक्ट को भी उसमें अच्छे से इंक्लूड करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर दिया गया, दिल्ली के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट देखें तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था कि एक लेजिस्लेचर होगी दिल्ली में और एक यूटी होगा दिल्ली। और ये 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 239 AA को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया और दिल्ली को एक यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया। दिल्ली को पावर दी गई कि आप सभी जो एरियाज हैं उनके यहाँ पर लॉ बना सकते हो। सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकती है। अब यहाँ देखिए, ये जो 1991 का जो एक्ट था जिसमें 2020 में कुछ चेंजेस किए गए, तो सेक्शन 21, 24, 33 एंड 44 में कुछ चेंजेस किए गए और इसका अर्थ ये बताया गया कि जो दिल्ली का जो LG है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको ज़्यादा पावर दी गई है, उसको ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। मतलब कोई भी लॉ बनाया जाए तो उससे पहले उसकी कंसेंट लेना जरूरी है। वो किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को प्रेसिडेंट की एक्सेंट के लिए क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो हर लॉ और एक्ट को प्रेसिडेंट की एक्सेंट के लिए भी रिजर्व रख सकता है। इसके अलावा पहले उनकी सहमति होना आवश्यक है और अगर उनकी सहमति नहीं है तो उसको वायलेट, नल एंड वॉइड किया जा सकता है उस एक्ट को, अगर दिल्ली गवर्नमेंट कुछ बनाए तो LG मोर पावरफुल बन जाता है। तो इस आर्टिकल में हम ये भी समझ सकते हैं कि जब दिल्ली को आपने लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया, मान लो यूटी है, सेंटर के पास मोर पावर है, लेकिन आपने लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वहाँ पर बनाई है, तो जब आप एक अपॉइंटेड पर्सन को ज़्यादा पावर दे रहे हो रादर देन इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों का व्यू है, वो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं, किसको इलेक्ट उन्होंने किया है, उनकी कंसर्न को, उनकी सहमति को, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी विलिंग्स हैं, उनको ज़्यादा मानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीन मैत्री मे हैव टू वेट टिल जुलाई। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत हमने बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन पहुंचाई थी, लेकिन अब हमारे इंडिया में कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेबरहुड कंट्रीज और बहुत सारे देशों में वैक्सीन को नहीं पहुंचा सकते हैं। हालांकि डेट नहीं फिक्स किया गया है कि कब हम दोबारा से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई तक हम वैक्सीन को नहीं भेज पाएंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट भी कर रखा है इंडिया से वैक्सीन लेने को लेकर के, लेकिन प्रोडक्शन की कमी की वजह से अभी हम वो वैक्सीन वहाँ पर नहीं भेज पाएंगे। इसके अलावा जो कोवैक्स अलायंस है, कोवैक्स अलायंस मतलब WHO का अलायंस, जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पर वैक्सीन पहले बन जाए उसको खुद के लिए यूज़ ना करके पूरे ग्लोबल लेवल पर सोचने की आवश्यकता है। इस अलायंस के तहत वो सभी डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो गरीब देश है, पुअर कंट्रीज है, उनकी हेल्प करेंगे इस अलायंस के तहत। तो इंडिया ने काफ़ी हेल्प की थी बहुत सारे कंट्रीज की, लेकिन अब हमारे यहाँ पर कोविड-19 का सेकेंड वेव की वजह से अब इस वैक्सीन का जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था बहुत सारे कंट्रीज में, वो हम नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर। नेक्स्ट न्यूज देखो, 2 हाई कोर्ट ने सेंटर से सेम बात पूछी है कोविड-19 को लेकर के। पहली बात है दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से एक बात पूछी है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम है, फिर भी आप वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हो, और दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है सेंटर से, उससे कम ऑक्सीजन आप दे रहे हो। तो कोविड-19 के समय में सेंटर को बायस्ड नेचर के साथ काम ना करके, बल्कि एक लिबरल होकर के सभी के बारे में एक ग्लोबल लेवल पर सोच करके काम करना की आवश्यकता है। तो सेंटर से आर्ग्यू किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट जो न्यूज है वो मद्रास हाई कोर्ट की है। मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आ रही है, क्या उसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे? जब पहली वेव आ चुकी थी तो आपने किस तरीके से मान लिया कि इसकी सेकेंड ये रिवर्स होकर के नहीं आएगा? आपके पास में एनफ टाइम था कि आप अपने यहाँ पर बहुत सारे अच्छे से
इस तरीके के वेपन्स क्रिएट कर सके कि हम कोविड-19 पेंडेमिक को दोबारा से इंक्रीज ही नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से आप इसको ब्लॉक कर सकते थे। तो किस तरीके की प्लानिंग की सेंटर ने कोविड-19 से हटने के लिए, उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या क्या उन्होंने एक्शन लिए, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा है मद्रास हाई कोर्ट ने भी। नेक्स्ट न्यूज देखिए, जो बाइडेन कॉल्स फॉर एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो बाइडेन, जो वहाँ की कांग्रेस को, वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस को जॉइंट, मतलब उनके दोनों जो सेशन हैं, दोनों जो पार्ट हैं, उन दोनों को एक तरीके से जॉइंट वो स्पीच दे रहे थे। उसमें उन्होंने, जो बाइडेन ने ये बोला है कि हम 1.8 ट्रिलियन डॉलर प्लान के रूप में, मतलब इतना पैसा हम खर्च करेंगे किसके लिए, प्री स्कूल, मतलब सभी को प्री स्कूल एजुकेशन दिलवाने के लिए, फ्री कम्युनिटी कॉलेज के लिए, एल्डरली केयर अंडर द अमेरिकन फैमिलीज प्लान, इन सब के लिए इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 1.9 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज, 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो रिलीफ पैकेज कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए और इसको रिलीफ करने के लिए हम इतने पैकेज पहले ही क्या कर सके हैं, जारी कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अमेरिका जो टॉप लिस्ट पर आ रहा है, सबको गवर्न करने की कोशिश कर रहा है, हम टॉप लिस्ट पर आ रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेरी कुछ समय के लिए टॉप लिस्ट पर आ रहे हैं, हम इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो हमेशा सुप्रीम बना रहे। इसके अलावा उन्होंने ह्यूमन राइट्स की भी बात की कि किस तरीके से अब्रोड में ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, इस सब के लिए भी कोशिश की जाएगी कि ह्यूमन राइट्स को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत सारे देश, अफगानिस्तान, रशिया, उनके लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन की। नेक्स्ट न्यूज, चाइना लॉन्चेज की मॉड्यूल फॉर इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। देखो, चाइना ने अपना परमानेंट स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इससे उनकी जो भी डिस्कवरी वो करने वाले हैं, स्पेशली बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर वो डिस्कवरी उनकी चालू है। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही लूनर, मतलब चंद्रमा से, मून से कुछ स्पेस, कुछ अवशेष लेकर के उनका एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च कर रखा था कि वहाँ से कुछ रेजिड्यू, कुछ अवशेष वहाँ से लेकर के आए, ताकि वहाँ की उत्पत्ति, ओरिजिन के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता किया जा सके। तो इस तरीके से चाइना की जो डिस्कवरी है वो काफ़ी हाई लेवल की होती जा रही है। साइंस एंड टेक में वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली स्पेस वाले एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, डुटेर्टे रिफ्यूजेस टू स्टॉप साउथ चाइना सी पेट्रोल्स। फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डुटेर्टे। उन्होंने बोला है कि वो अपनी नेवी को और कोस्ट गार्ड को, जो कोस्ट गार्ड बोट्स पेट्रोलिंग है, उनको वो नहीं रोकेंगे कि साउथ चाइना सी वाले रीजन में वो जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको हम ख़त्म अभी नहीं करेंगे। उन्होंने कारण बताया कि साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है ना, उसमें चाइना तो पूरे एरिया पे क्लेम करता है, स्पेशली जो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और जो रीजन है उसके ऊपर भी चाइना क्लेम करता है। तो कम से कम जो हमारा खुद का रीजन है उसमें तो कम से कम हम अपना क्लेम रखें ना। तो अगर बंद करने के लिए बोला जाता है कि आप यहाँ से अपनी जो बोट्स, पेट्रोलिंग बोट्स हैं, उनको हटा लो, तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है कि अगर छोड़ने के लिए बोलोगे तो हमारा आंसर नो होगा, हम अभी इसको बंद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, आफ्टर डेकेड्स द लास्ट जू इन अफगानिस्तान वॉल्स एग्जिट। देखो, ये अफगानिस्तान जो एरिया, वहाँ पर लास्ट जू है, मतलब एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो जू रिलीजन से बिलोंग करता है। ये जो जू है जिनका नाम है जेबुलोन सिमेंटो, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है कि जब सोवियत इन्वेजन यहाँ पर हुआ था और सिविल वॉर 1979 की बात है, सिविल वॉर हुआ था, उस समय से वो अकेले, ज़्यादातर जो जूज है वो यहाँ से चले गए थे, एकमात्र ऐसे जू हैं जो अफगानिस्तान में बचे हुए हैं। तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी जब तालिबान का 1996 से 2001 तक यहाँ तालिबान का राज रहा, तो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जब यूरोपियन कंट्रीज और USA यहाँ पर आए तालिबान को काउंटर करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अब जो नाटो एलीज और US की जो सेना है वो यहाँ से पीछे हट रही है और टारगेट फिक्स किया है कि 9/11 तक, मतलब
सितंबर तक वो 9/11 की जो एनिवर्सरी आती है तब तक वो इसको बिल्कुल हटा लेंगे अपनी सेना को। तो इन जू ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि अगर यहाँ पर तालिबान दोबारा से रिवर्स करता है, तालिबान अब सत्ता में आता है, तो वो यहाँ से वो भी चले जाएंगे। श्रीलंका हैज़ प्रायोरिटाइज टाइज विद चाइना। श्रीलंका ने चाइना के साथ में काफ़ी दोबारा से कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने डिफेंस वाले रीजन में भी चाइना के साथ में कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। देखो श्रीलंका का हम पहले भी देख चुके हैं कि श्रीलंका चाइना से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। हम वहाँ पर जो कोलंबो पोर्ट सिटी के ऊपर कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने वाले थे, लेकिन श्रीलंका ने फिर बाद में मना कर दिया कि इसको नहीं डेवलप करना है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जिनसे ये लगता है कि श्रीलंका का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ काफ़ी होता जा रहा है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।